हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर शुरू किया था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, यानी कि कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है। हमारा पहला केस है, अगर वस्तु बहुत दूर रखी हो, यानी कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हो, तो हमें पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पे होता है तो जो रे ऑफ लाइट आती है वो पैरेलल आती हैं। ये रे ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी। यहाँ पे कितनी रे हैं? 1 2 3 4। ये चारों की चारों रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, यानी कि ये पैरेलल आएंगी। किसके पैरेलल आएंगी? इस लाइन के। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल आएंगी ये चारों की चारों। और जैसे ही पैरेलल आएंगी, ये इस सरफेस से टकरा के, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के, यहाँ से टकरा के एफ के अंदर चली जाएंगी, एफ के अंदर से पास हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पे मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी इमेज कहाँ बनेगी? इस एफ के ऊपर बनेगी। तो हमने इसके अंदर तीन चीजें समझनी है। सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि हमारी इमेज की पोजीशन कहाँ है, कहाँ बनी है। तो ये बनी है हमारी फोकस के ऊपर। फोकस के ऊपर कैसे बनी है? क्योंकि सारी रेज टकरा के इसी के ऊपर आ गई, सारी की सारी। इसी को फोकस बोलते हैं हम। तो फोकस के ऊपर हमारी इमेज बनेगी। नेचर कैसा होगा? नेचर होगा इसका रियल और इन्वर्टेड। रियल क्या होता है? ऐसे समझो, जब भी कोई रे आती है और टकरा के पहली और दूसरी, इन दोनों रेज को देखो, ये रियल में यहाँ पे मिल रही हैं, वास्तव में ये मिल रही है यहाँ पे, ये रियल इमेज होती है। इसको दोबारा समझो, मान लो कोई कनकेव मिरर है हमारे पास, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे हमारा एफ है, यहाँ पे हमारा सी है और यहाँ पे हमारा पी है। तो ये रे आई और टकरा के ये एफ के अंदर से चली गई ऐसे। फिर कोई दूसरी रे ऐसे आई और टकरा के एफ के अंदर से चली गई। इस पॉइंट के ऊपर दोनों रे मिली हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद जब हमारा रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद जब रे एक्चुअली मीट करें, वास्तव में मिल जाएं, एक्चुअली मीट करें, मिल जाएं। अब देखो ऊपर वाले डायग्राम में चार रे आई थी, चारों की चारों एफ के ऊपर मिल रही हैं। तो एक्चुअली जब वो मिल जाती हैं तो वो रियल इमेज बनाती है और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनेगी। और साइज कैसा होगा इमेज का? छोटी बनेगी। ये एफ के ऊपर बनेगी बहुत छोटी, यानी कि पॉइंट साइज की बनेगी। हाईली डिमिनिस्ड, यानी कि बहुत छोटी बनेगी। हमारा दूसरा केस है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी के पीछे हो, सी यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा है। ये जो है हमारा, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब यहां से पहली रे निकलेगी, यहां से ये पहली रे निकली, ये वाली, ये पहली रे निकली और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के एफ के अंदर से पास होके जाएगी। ये एफ के अंदर से पास होके गई, ये हमारी पहली रे थी। अब हम दूसरी रे निकालेंगे पी के अंदर से। ये हमारी दूसरी रे है, ये वाली, ये हमारी सेकंड रे है। ये यहां से निकलेगी और यहां पे टकरा के, पी वाला रूल हमने पढ़ा था ना, ये जितना एंगल आई यहाँ पे बनाएगी उतना ही आर यहाँ पे बनाएगा, यानी कि एंगल आई और आर दोनों बराबर होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो दूसरी रे ऐसे है, ये ऐसे आ रही है ऐसे, ये इस पी पॉइंट पे टकरा के वापस चली जाएगी ऐसे, ये वापस चली जाएगी ऐसे, यानी कि ये हमारी दूसरी रे है। अब हम देखेंगे जहां पे ये दोनों रे मिली थी रिफ्लेक्शन के बाद, वही हमारी इमेज बनेगी, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर हमारी दोनों रे मिली थी। तो यहां से लेके यहां तक ये हमारी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी, यानी कि ये उल्टी बनी है। चलो अब देखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि इमेज कहाँ बनी है? बिटवीन एफ एंड सी। ये हमारा सी था, ये हमारा एफ था, इसके बीचों बीच बनी है, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी हमारी? बिटवीन एफ एंड सी। नेचर कैसा होगा इसका? रियल और इन्वर्टेड। ये रिफ्लेक्शन के बाद अगर रेज मिल रही है ना तो रियल बनाएगी और उल्टी बनेगी, उल्टी साइड बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है। साइज कैसा इमेज का? छोटी है ये ऑब्जेक्ट से, जितना साइज हमारे ऑब्जेक्ट का था उससे ये छोटी है। तो ये कैसी है? साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल। हमारा थर्ड केस है, ऑब्जेक्ट को अगर हम सी पे रखें,
पहले केस में हमने इन्फिनिटी पे रखा था, दूसरे केस में हमने सी के पीछे रखा था, सी के पीछे। और हमारा जो तीसरा केस है वो है ऑब्जेक्ट एट सी, यानी कि यहाँ पे हमारा ये जो सी पॉइंट है इसी के ऊपर हमने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम पहली रे निकालेंगे। ये पहली रे गई यहाँ से ऐसे, पहली रे गई और ये पैरेलल जा रही है तो कहाँ से जाएगी, एफ के अंदर से जाएगी ऐसे, एफ के अंदर से ऐसे गई, यानी कि ये ऐसे चली जाएगी सीधी सीधी। ये हमारी पहली रे है। दूसरी रे हम एफ से निकालेंगे। अगर कोई रे एफ से निकलती है, एफ से निकलती है तो वो टकरा के पैरेलल चली जाएगी वापस, ये ऐसे वापस चली जाएगी, ऐसे पैरेलल ऐसे चली जाएगी। ये हमारी दूसरी रे। रिफ्लेक्शन के बाद पहली और दूसरी रे इस पॉइंट पे मिली तो यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा इमेज बन जाएगी हमारी ये। और ये क्या था, बी डैश से लेके ए तक ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट। तो देखो पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि इमेज कहाँ बनी है, इस सी पॉइंट के ऊपर ही बनी है। और नेचर तो इसका रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद मिली हैं दोनों की दोनों रेज। और साइज कैसा है, सेम साइज रहेगा। जितना हमारा ऊपर ऑब्जेक्ट था उतनी ही हमारी इमेज बनी है। यानी कि अगर ऊपर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का था तो नीचे जो इमेज बनेगी वो भी 5 सेंटीमीटर की ही बनेगी। हमारा अगला केस है, अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया जाए। ये हमारा पॉइंट सी है और ये हमारा एफ है, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। इस पहली रे को निकालेंगे। ये पहली रे ये पैरेलल आ रही है तो एफ के अंदर से जाएगी ऐसे, एफ के अंदर से गई, यानी कि ये वाली रे ये हमारी पहली रे है, ये वाली एफ से जाएगी ये। दूसरी रे को हमने पी से निकाला। ये दूसरी रे थी हमारी सेकंड रे। ये ऐसे पी से यहाँ पे टकरा के फिर वापस यहाँ गई। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आई और आर दोनों बराबर होंगे, ये ऐसे चली गई। ये हमारी क्या थी, दूसरी रे। अब हम देखेंगे पहली और दूसरी रे कहाँ मिली थी, रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे मिली थी। यानी कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से लेके नीचे तक की ये जो दूरी है यहाँ पे क्या बन जाएगी, हमारी इमेज बन जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक इमेज बन जाएगी ये। तो देखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी है, इमेज सी के पीछे बनी है। ये इमेज सी के पीछे, तो बियॉन्ड सी। और नेचर तो इसका रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा। रियल को मैं फिर से बता देता हूँ, रियल इमेज क्या होती है। देखो रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर रिफ्लेक्शन के बाद दो रेज या दो से ज्यादा रेज मिल जाएं, एक्चुअली मीट करें, मिल जाएं और जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसी पॉइंट के ऊपर क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। अब देखो यहाँ पे ये पहली रे ऐसे आई, ऐसे चली गई, दूसरी रे ऐसे आई और ऐसे चली गई। ये कहाँ मिली है, इस पॉइंट पे। अगर ये मिल रही हैं, एक्चुअली मीट कर रही है तो रियल इमेज होती है वो। और रियल और इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड इमेज बनती है हमेशा। साइज कैसा है इमेज का, बड़ी है। देखो ऑब्जेक्ट हमारा छोटा सा था और इमेज इसकी बहुत बड़ी बनी है। हमारा फिफ्थ केस है, अगर ऑब्जेक्ट को हम एफ के ऊपर रख दें, यानी कि फोकस के ऊपर रख दें। ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है बी से लेके ए तक। बी ए हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ये वाला ऑब्जेक्ट है हमारा, ये वाला। अब ये जो पहली रे जा रही है ये वाली, ये पहली रे है, ये पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से जाएगी, एफ के अंदर से जाएगी ऐसे, एफ के अंदर से ऐसे गई। ये हमारी पहली रे थी। दूसरी रे को हमने पी से निकाला। ये दूसरी रे है हमारी। ये दूसरी रे ऐसे गई, ऐसे गई, यहाँ पे टकरा के फिर वापस ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। यानी कि देखो ये जो पहली रे है और दूसरी रे है, ये दोनों की दोनों क्या है, ये है पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। और पैरेलल रेज कभी नहीं मिलती, और वो मिलती हैं तो कहाँ मिलती हैं, इन्फिनिटी पे मिलती हैं। यानी कि ये बहुत नीचे जाके इन्फिनिटी पे मिल जाएंगी। और इन्फिनिटी पे मिलेंगी तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। यानी कि इमेज कहाँ बनेगी इनकी, पैरेलल की, इन्फिनिटी पे बनेगी, बहुत दूर बनेगी। नेचर कैसा रहेगा, रियल और इन्वर्टेड। हमने ये तो बोला ना, इन्फिनिटी पे मिल जाएंगी। मिल जाएंगी इसका मतलब रियल और इन्वर्टेड है। और साइज कैसा होगा, सोच के देखो, ये रे ऐसे गई, ऐसे सीधी सीधी,
ये भी ऐसे गई सीधी सीधी, तो बहुत दूर जाके ऐसे ऐसे इमेज बनेगी, ऐसे बहुत दूर जाके। ठीक है, तो बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी, तो हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी इसकी। हमारा सिक्स्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, अगर ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रख दिया जाए, ये स्पेशल केस है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझो। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, एफ और पी के बीच में, यानी कि ये हमारा फोकस है, ये हमारा पोल है, इसके बिल्कुल बीच में इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा। ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। ये पहली रे जा रही है ऐसे, ये पहली रे ऐसे गई, ये पहली रे, और ये वापस से ऐसे मुड़ के यहाँ पे टकरा के ऐसे मुड़ी, ऐसे गई, ये ऐसे, ये हमारी पहली रे थी। दूसरी को हम वही पी से निकालेंगे, ये पी से टकराई यहाँ पे और वापस चली गई ऐसे। अब देखो, ये रे इधर जा रही है और दूसरी रे इधर जा रही है, तो ये इस साइड तो कभी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि ये अलग होती जा रही है, एक दूसरे से दूर होती जा रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको पीछे लेके जाएंगे, इसी रे को हम ऐसे पीछे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसे, यही रे थी ना, इसको हम पीछे लेके जाएंगे ऐसे, पहली रे को, और ये जो दूसरी रे है इसको हम ऐसे पीछे लेके जाएंगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे मिलेंगे ये। अब कोई भी रे एक्चुअल में मिले ना और हमें उनको ऐसे मिलाना पड़े, तो वो वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। देखो यहाँ पे ये मिलेंगे नहीं, इस डायरेक्शन में तो ये कभी नहीं मिल पाएंगी। हम अपोजिट डायरेक्शन में इनको ऐसे लेके जाएंगे, ये पहली रह गई, यहाँ से ये दूसरी रह गई, तो ऐसी इमेज वर्चुअल इमेज बनेगी। इस ये जो कनकेव मिरर हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो 5 केस पढ़े थे, 5 केस के अंदर रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड। लेकिन ये छठा ऐसा केस है जिसके अंदर कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, इरेक्ट बोलते हैं इसको, सीधी इमेज बनाएगी। देखो ये ऐसी सीधी इमेज बन रही है, तो पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और नेचर कैसा इसका, वर्चुअल और इरेक्ट, ये वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल क्यों, क्योंकि ये तो मिली नहीं, रेज रिफ्लेक्शन के बाद तो मिली नहीं, ये बाद में इधर बिहाइंड द मिरर हमें इनको मिलाना पड़ा, तो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। और देखो हमारी ये जो ऑब्जेक्ट तो छोटा सा था और इसकी इमेज कैसी बन रही है, बहुत बड़ी बन रही है, तो साइज कैसा होगा इमेज का, बहुत बड़ा होगा, एनलार्ज्ड होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, यानी कन्वेक्स मिरर के द्वारा कैसी इमेज बनेगी। अगर हमारी वस्तु बहुत दूर रखी है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, ये हमारा पहला केस है, तो बहुत दूर रखी है, तो ये जो रेज आएंगी, ये पहली रे है और ये दूसरी रे है। इन्फिनिटी से जो रे आती है वो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पहली रे ऐसे गई, इस पॉइंट पे टकरा के वापस चली गई, ये हमारी पहली रे थी। दूसरी रे ये ऐसे ऐसे गई, इस पॉइंट पे टकरा के वापस चली गई दूसरी रे। क्यों टकरा के वापस गई है, क्योंकि हमें पता है जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैलाने वाला, ये फैला देता है रेज को। तो अब ये मिल तो पाएंगे नहीं, ये पहली रे इधर जा रही है, दूसरी रे इधर जा रही है, एक्चुअल में तो ये मिल नहीं पाएंगे, तो इनको पीछे लेके जाएंगे। इस पहली रे को ऐसे ऐसे पीछे लेके आओ, ऐसे लेके आओ, इस पॉइंट के ऊपर से जाएगी ऐसे, इस दूसरी रे को ऐसे लेके आएंगे, ये यहां से जाएगी ऐसे, मिली कहाँ पे है, ये एफ के ऊपर, यानी कि हमारी इमेज कहाँ बनेगी, एफ के ऊपर बनेगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, फोकस के ऊपर इमेज बनेगी। बहुत पॉइंट साइज में बनी है ना, तो हाईली डिमिनिस्ड या पॉइंट साइज भी इसको बोल सकते हैं। नेचर कैसा होगा इसका, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल क्यों होगा, क्योंकि जो पहली रे थी रिफ्लेक्शन के बाद और जो दूसरी रे थी रिफ्लेक्शन के बाद वो मिल ही नहीं पाएंगी, उसको मिरर के पीछे मिलाना पड़ेगा। तो मिरर के पीछे अगर उनको मिलाना पड़े तो वो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है। हमारा दूसरा केस है कन्वेक्स मिरर का। पहले केस में हमने इन्फिनिटी पे रखा था ऑब्जेक्ट, और दूसरे पे रखा है कि हम कहीं भी रख दें, कहाँ पे, इन्फिनिटी और पोल के, यानी कि ये पोल है और यहाँ पे इन्फिनिटी है, इसके बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं। तो हमने एक पॉइंट लिया बी, इसके ऊपर हमने इसको रख दिया, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये जो पहली रे ऐसे जा रही है, ये पहली रे है, ऐसे गई, इस सरफेस से टकरा के
इस एफ के हिसाब से ऐसे वापस चली जाएगी पहली रे। इसको दोबारा समझो, यहां से ये रे आई और यहां से टकरा के ऐसे चली जाएगी। ऐसे क्यों जाएगी? क्योंकि यहाँ पे एफ है ना, इसके हिसाब से टकरा के वापस जाती है ऐसे। अब ये जो दूसरी रे है यहां से आई, पी वाला रूल यूज करेंगे, ऐसे आई, तो जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा, ये टकरा के ऐसे चली जाएगी ये दूसरी रे। अब सोच के देखो, ये पहली रे तो इधर जा रही है, दूसरी रे इधर जा रही है, तो मिल ही नहीं पाएंगी, तो इनको मिरर के पीछे कोशिश करेंगे मिलाने की। तो पहली रे को वापस लेके आओ, ऐसे लेके आए, ये पहली रे को हम वापस ऐसे लेके आए और दूसरी रे को हम वापस ऐसे लेके आएंगे, ऐसे लेके आएंगे, तो ये यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे मिल जाएंगे तो हमारी ये क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी इस पॉइंट के ऊपर। इसको हमने बी डैश नाम दे दिया, यानी कि ये फोकस था ना हमारा, फोकस से पहले बन जाएगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि ये जो पोल था और ये जो फोकस था इसके बीच में बनेगी इमेज। साइज ऑफ इमेज छोटी बनी, देखो हमारा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इमेज बहुत छोटी है, तो वेरी स्मॉल। नेचर इसका हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, यानी कि कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले सेविंग और मेकअप मिरर में। अब इसमें होता क्यों है, ऐसे समझो, जब भी हम सेव करते हैं या मेकअप करते हैं तो मिरर हमारे बहुत पास होता है, बहुत पास। देखो हमने जो 6th केस पढ़ा था कनकेव मिरर का, उसमें ये जो कनकेव मिरर है इसके ये जो पॉइंट थे, यहाँ पे क्या था हमारा P, यहाँ पे क्या था हमारा F फोकस, यहाँ पे क्या था हमारा C। जो 6th केस था उसमें हमने ये पढ़ा था ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बिल्कुल F और P के बीच में, और इसकी इमेज यहाँ पे बनी थी बहुत बड़ी, जो 6th था। यानी कि ये इमेज कैसी बनाता है? एनलार्ज्ड इमेज बनाता है, ये एनलार्ज्ड बड़ी बनाता है। कैसी इमेज बनाई थी 6th केस में? वर्चुअल इमेज बनाई थी। और कैसी बनाई थी? इरेक्ट, यानी कि सीधी इमेज बनाई थी। ये पास था ना इसके, क्योंकि हम मिरर को पास में ही तो रखते हैं सेविंग करते टाइम और मेकअप करते टाइम। तो कनकेव मिरर जो है वो बनाता है मैग्नीफाइड बहुत बड़ी और सीधी इमेज बनाता है जब फेस को इसके पास लेके आ जाता है। ये 6th जो केस हमने पढ़ा था ना उसी के ऊपर बेस है। सेम एज इट इज जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं मिरर का, उनको लार्ज इमेज बनाएगा दांतों की ताकि वो दांतों को अच्छे से देख पाए। ये भी 6th केस के ऊपर बेस है। नेक्स्ट है हेडलाइट ऑफ व्हीकल एंड टॉर्चेज। ये जो एप्लीकेशन है ये पहले केस के ऊपर बेस है। ऐसे समझो जैसे ये हमारा बल्ब है और ये हमारा कनकेव मिरर है। अब बल्ब से जो भी रोशनी आएगी ना, यानी कि ये बल्ब एफ के ऊपर रखा जाता है। यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट है? एफ। यहाँ से जो रोशनी आएगी टकरा के ऐसे सीधी चली जाएगी ऐसे। यहाँ से जो रोशनी निकली टकरा के ऐसे सीधी चली जाएगी ऐसे। यहाँ से जो रोशनी निकली टकरा के सीधी चली जाएगी, क्योंकि हमें पता है एफ से जो रे निकलती है वो टकरा के पैरेलल जाएंगी। तो सेम एज इट इज सर्च लाइट में भी होती है और सोलर में भी ऐसे ही होता है। सोलर में इसका उल्टा केस होता है। सोलर में ऐसे समझो, मान लो हमारे पास ये सोलर कुकर है, ऐसे यहाँ पे मिरर होता है। जब रेज दूर से पैरेलल आएंगी ऐसे ऐसे पैरेलल आएंगी ना, तो इसके ऊपर टकराएंगे ऐसे सीधी यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा कोई बर्तन होता है जिसमें हम खाना बना रहे होते हैं। तो सर्च लाइट में क्या करता है? हेल्प इन सेंडिंग लाइट टू ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि ये मदद करता है हमारी लाइट को लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए। इन्हें फोकस्ड बीम, और एक ऐसे बीम बनाता है जो फोकस कर लेती है। सोलर फ्लुरेंस, सोलर कुकर्स, लार्ज कनकेव मिरर इनके अंदर यूज किया जाता है। लार्ज कनकेव मिरर क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि पूरी जो सूर्य की जो लाइट है उसको कंसंट्रेट करके एक पॉइंट पे ले आ जाता है और उसी पॉइंट पे बहुत ज्यादा हीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर देखो हमने जो भी 2 केस पढ़े थे कन्वेक्स मिरर की, उसमें वो कैसी इमेज बना रहा था? वर्चुअल और इरेक्ट बना रहा था और बहुत छोटी इमेज बना रहा था। बिकॉज इट गिव्स ए वाइड फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि जो दृश्य हमें पीछे दिख रहा है उसका छोटा रूप हमें दिखाता है। ये छोटा रूप, ये ऐसे समझो जैसे गाड़ी का जो रियर व्यू मिरर होता है ना, इन व्हीकल यूज्ड इन कार्स, बसेस और मोटरसाइकिल में जो पीछे देखने के लिए हम जो शीशा यूज करते हैं, उसमें क्या होगा? पीछे के रोड के ऊपर जो कुछ भी चल रहा है, पीछे जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं, उनका एक
मिरर के अंदर छोटा रूप दिखा देगा, यानी कि इसको छोटा बना के दिखाएगा, डिमिनिश्ड बना के दिखाएगा, और पूरा व्यू हम देख सकते हैं एक छोटे से मिरर के अंदर। तो रियर व्यू मिरर में इसको यूज किया जाता है। सिक्योरिटी मिरर्स में इसको यूज किया जाता है, जो शॉप के अंदर और एटीएम के अंदर लगाए जाते हैं। पूरा व्यू एक ही इमेज के अंदर बना देगा। पार्किंग लॉट्स के अंदर और हॉस्पिटल के अंदर लगाए जाते हैं। यूज फॉर सर्वाइलेंस, यानी कि सर्वाइलेंस करने के लिए, और ब्लाइंड स्पॉट को रिड्यूस करने के लिए। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ऐसे समझो जैसे ये हमारी बस है, बस का ये जो मिरर है ये पीछे के व्यू को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई अगर व्हीकल है तो उसको देख नहीं पाएगा। तो आजकल क्या आ रहा है, अगर कोई मिरर है, ये मिरर है पीछे देखने के लिए बस का, तो यहाँ पे एक मिरर और लगा दिया जाता है, वो ब्लाइंड स्पॉट के व्यू को दिखाता है, यानी कि जो जो व्यू इस मिरर में नहीं दिख पाएगा वो इसके अंदर दिख जाएगा। नेक्स्ट है रोड सेफ्टी में, जो शार्प मोड होते हैं ना, खड़े मोड जिसको हम बोलते हैं, शार्प मोड के ऊपर मिरर लगा दिया जाता है ताकि यहाँ से जो व्हीकल आ रहा है ना उसको इस मिरर के अंदर दिखे कि यहाँ से क्या आ रहा है। रोड सेफ्टी के लिए बिल्डिंग के अंदर लगा दिया जाता है, कॉरिडोर में, एलिवेटर्स में, ठीक है, मोमेंट को देखने के लिए। सेम एज इट इज कॉरिडोर, मान लो ये ऐसे कॉरिडोर है, ठीक है, यहाँ पे वो मिरर लगा दिया जाएगा। हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ कौन आ रहा है ऐसे,